हेलो वीवर्स, स्कैबीज एक ऐसी बीमारी है जो हमें होती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, ठीक हो जाते हैं और ये कुछ दिनों बाद दोबारा से हमें वापस हो जाती है। स्कैबीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें असहनीय खुजली होती है और ज़्यादातर ये खुजली रात को सोते समय होती है, इसलिए हम इस बीमारी से सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। ये बच्चे, बड़े, बूढ़ों सभी में पाया जाता है। अब स्कैबीज के जितने भी मरीज हैं उनका एक ही सवाल है कि हमने तो डॉक्टर को दिखाया, उनकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन भी यूज की, फिर ये हमें दोबारा क्यों हो गया। और जवाब सिर्फ दो मिलते हैं कि अपने घर के प्रत्येक सदस्य का इलाज कराइए और अपने कपड़े और बिस्तर के चादर को गर्म पानी में धोकर सुखा लीजिए। आपने ये भी कर लिया, उसके बाद भी आपकी स्कैबीज वापस आ गई, तो आखिर इस रिकरेंसी का कारण क्या है। अब आप एक डेटा देखिए, स्कैबीज का इंडिया में ट्रीटमेंट फेलियर रेट 15.2% है, यानी रिकरेंसी रेट 15.2% है। यानी अगर 100 लोग स्कैबीज का इलाज करा रहे हैं तो 15 लोगों को ये स्कैबीज दोबारा जरूर होगी। इसके अलावा आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट फेल्योर रेट देखिए, आइवरमेक्टिन में 11.8%, परमेथ्रिन में 10.8%, लिंडेन में 18.1%, बेंजाइल बेंजोएट में 25.3% और क्रोटामिटान में 27.7%। तो इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर, क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल स्टडीज को एनालाइज किया और ये खोजने की कोशिश की कि आखिर ये स्कैबीज बार बार क्यों हो रहा है। और मुझे 2 कारण नहीं, कुल 12 कारण मिले जिसकी वजह से आपकी स्कैबीज बार बार रिकर कर रही है। आप इन रीजन्स को लास्ट तक देखिएगा और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा कि इन 12 रीजन में से आपके स्कैबीज के लिए कौन सा रीजन अप्लीकेबल होता है। मैंने इन रीजन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है मेडिसिन रिलेटेड, दूसरा है डिजीज रिलेटेड और तीसरा है पेशेंट रिलेटेड। पहला है मेडिसिन रिलेटेड कि यानी हम दवाओं में क्या गलती कर रहे हैं, और उसमें पहला है लो डोज मेडिकेशन। अगर आपको डॉक्टर ने आइवरमेक्टिन 12 mg की गोली प्रिस्क्राइब की और आपको वो नहीं मिली, आपने 6 mg की गोली खा ली, तो इसे बोलेंगे लो डोज मेडिकेशन। या 2 लोग हैं, एक आदमी 60 किलो का है, दूसरा आदमी 100 किलो का है। अब 60 किलो के आदमी को बताया गया कि आप 30 से 40 ml लोशन इस्तेमाल करिएगा और 100 किलो के आदमी ने भी 30 से 40 ml का लोशन का इस्तेमाल किया, तो ये 100 किलो वाले आदमी के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए इसे बोलेंगे लो डोज मेडिकेशन। तो हमेशा जो मेडिसिन है अपने बॉडी वेट और हाइट के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। दूसरा है ओनली वन टाइप ऑफ मेडिकेशन। इसके बीच में मेनली 2 तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, टॉपिकल यानी लगाने वाली, ओरल यानी कि खाने वाली। अब इसमें से आपने केवल एक दवाई इस्तेमाल की, केवल टॉपिकल यानी आपने परमेथ्रिन लगा लिया, या केवल ओरल यानी कि आपने आइवरमेक्टिन खा लिया, तो ये डिजीज पूरी तरह से क्योर नहीं होगा और फिर इसके बीच में रिकरेंसी जरूर होगी। तीसरा है सिंगल ट्रीटमेंट। इसके बीच के इलाज को कुछ दिनों के बाद रिपीट करना होता है। अगर आपने परमेथ्रिन लगाया और उसको कुछ दिनों के बाद रिपीट नहीं किया तो हो सकता है कि आपका इसके बीच दोबारा से वापस आ जाए। ये जो परमेथ्रिन रिपीट किया जाता है वो ज़्यादातर 3 दिन या 7 दिन के अंदर रिपीट करना होता है। चौथा है गैप बिटवीन 2 डोजेज। इसके बीच में जो 2 ट्रीटमेंट किया जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि 3 दिन का या 7 दिन का गैप होना चाहिए, ये गैप अगर आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो इसके बीच के रिकरेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। होता क्या है, हमने इसके बीच में एक बार परमेथ्रिन लगाया, कुछ माइट डेड हो गए, कुछ माइट वीक हो गए, दोबारा एप्लीकेशन पे जो वीक माइट थे वो इरेडिकेट हो जाएंगे। पर अगर आपने इन दोनों ट्रीटमेंट के बीच के गैप को बढ़ा दिया तो वो जो वीक माइट थे वो फिर से स्ट्रांग हो जाते हैं और रिकरेंसी के चांस बन जाते हैं। और पांचवा है रेजिस्टेंस। जैसे एंटी बैक्टीरियल में रेजिस्टेंस होता है, एंटी फंगल में रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही एंटी स्कैबिसाइडल में भी रेजिस्टेंस होता है। और आम पब्लिक में एक आदत है कि कोई भी खुजली हुई परमेथ्रिन लेके लगा लो, और उसे वो रोज़ या कभी कभी रोज़ सुबह शाम तक लगाते हैं, जिससे इस मेडिसिन से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो आप ये गलती ना करें। परमेथ्रिन को तभी इस्तेमाल करें जब आप कंफर्म हो कि आपको इसके बीच हुआ है, और रेजिस्टेंस बहुत बड़ा कारण है ट्रीटमेंट फेलियर का और इसके बीच रिकरेंसी का। अब हम देखते हैं कि हमारे डिजीज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो टोटल 5 प्रॉब्लम है, जिसमें पहला है सीवियरिटी। सीवियरिटी को हम कैसे समझेंगे कि अगर 2 मरीज हैं, एक मरीज 30 साल का है, फिट है, उसे केवल इसके बीच हुई है, दूसरा मरीज 60 साल का है जिसको साथ में डायबिटीज़, थायराइड या HIV, टीबी जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो जब इन दोनों लोगों को अगर एक साथ इसके बीच होगी तो जो 30 साल वाला आदमी है उसके ट्रीटमेंट के बाद रिकरेंसी के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन जिसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, तो ज़्यादातर चांस है कि उसका इसके बीच
रिकर जरूर करेगा। दूसरा है ट्रीटमेंट डिले। आपको इसके बीच हुआ, आपने उस पर ध्यान दिया, तुरंत डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट ले लिया, बीमारी ठीक हो गई, रिकरेंसी के चांस बहुत कम है। पर अगर आपको इसके बीच हुआ, आपने देखा, आपने ईचिंग की गोली ले ली, खाते रहे और आप ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा डिले कर दिए, आप ईचिंग शुरू होने से 2 महीने बाद डॉक्टर के पास गए, तो उस 2 महीने में माइट को बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है प्रोलिफरेट करने के लिए, बॉडी में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। फिर जब इसके बीच का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें रिकरेंसी के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा है बैड हाइजीन। स्किन की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स बैड हाइजीन की वजह से ही होती हैं। किसी को इसके बीच है, वो अच्छा ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा है, पर अगर उसका हाइजीन ही पुअर रहेगा, वो रोज़ नहाएगा ही नहीं, तो इसके बीच के रिकरेंस के चांस बहुत ज़्यादा ही होंगे। चौथा पॉइंट है नो डिकंटामिनेशन। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि डॉक्टर 2 ही चीज़ बोलते हैं कि घर के प्रत्येक सदस्य का इलाज कराइए और कपड़े और बिस्तर के चद्दर को धुल लीजिए, लेकिन एक पॉइंट कोई नहीं बताता। आज मैं आपको वो पॉइंट बताता हूँ। आप कपड़ों को धोइए, घर के बिस्तर के चद्दर को धोइए, इसके साथ साथ आपके घर में जितने भी फर्नीचर हैं, जिन पे आप देर तक बैठते हैं, लकड़ी के फर्नीचर हैं, उनमें एक्रेसाइड्स पेस्टिसाइड आते हैं, इनका छिड़काव जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये माइट लकड़ी के फर्नीचर्स में भी सर्वाइव करते हैं। और अगर आप 15 से 20 मिनट उन फर्नीचर्स पे बैठ गए तो उनको पर्याप्त टाइम मिल जाता है आपको आपकी स्किन में पेनिट्रेट करने के लिए। तो आप एक्रेसाइड नाम से किसी भी पेस्टिसाइड शॉप पे या ऑनलाइन मंगा सकते हैं, उनको ज़रूर से अपने घर के फर्नीचर्स में छिड़काव करा दीजिएगा। और लास्ट है यूज ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड। इसके भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कभी कभी बहुत लालपन, जलन, खुजली जैसी चीज़ पाई जाती है। मरीज परेशान होकर किसी दुकान पे जाता है, कहता है इसके लिए दवाई दे दो, और वो लोग कार्टिकोस्टेरॉइड का लोशन या टैबलेट दे देते हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और वो माइट फिर प्रोलिफरेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आपको ये करना है कि आप कैलामाइन लोशन का यूज कर लीजिए, पर आप कार्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल मत करिए। और तीसरा है पेशेंट रिलेटेड। तो इसमें सिर्फ 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है फीमेल में इसके बीच जल्दी होता है, देर से ठीक होता है, और फीमेल्स में रिकरेंसी रेट कॉमन होता है। तो अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है आप में इसके बीच रिकर करे। और दूसरा होता है इम्पेयर्ड बैरियर फंक्शन। ओल्ड एज हो गया या कोई क्रोनिक बेड रिडन पेशेंट है, किसी भी वजह से अगर आपके स्किन की लेयर डैमेज हो गई, उसका लिपिड कंटेंट कम हो गया, तो उसमें माइट का पेनिट्रेशन ईजी हो जाता है, उनका सर्वाइवल ईजी हो जाता है और आपकी इसके बीच बार बार रिकर करती है। तो आप इन 12 रीजन्स में से अपने रीजन को आइडेंटिफाई करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा रीजन मिला, ताकि इस टॉपिक पे हम लोग और ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएँ। और अगर इन 12 रीजन्स में से आपको कोई रीजन नहीं मिलता है तो आप अपनी प्रॉब्लम भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, हम मिल के उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।